नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या है, कौन सी √5 और √7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए सिंपल सा बात है, इसमें हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। करना क्या है, इसका मान दशमलव में कितना होता है तो आप लोग को पता है। इसका रूट का मान होता है 2.23। कितना होता है? 2.23 होता है। सेम इसी प्रकार से आप लोग इसका वर्गमूल याद किए होंगे। 10 तक का तो याद ही रहता है बच्चा लोग दशमलव में भी। तो 2.64 होता है। क्या होता है? 2.64। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। ट्रिक हम बहुत सारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रॉक्स तरीका से कैसे आप निकाल सकते हैं वो हम बता चुके हैं कि इसका अप्रॉक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसका अप्रॉक्स कैसे निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, अप्रॉक्स निकल जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है ये सभी में से कौन इसके बीच में आएगा। ठीक है, यही पूछा है ना, इसके बीच में कौन सा आएगा, इस दोनों के बीच में। तो सबसे पहली बात है इसके बीच में 2 वाला ही आएगा। देखिए एकरा में भी दो से अधिक आएगा, या फिर यहाँ भी देखिए 2.64 से कम और 2.23 से अधिक। इसका मतलब है कि शुरू में 2 होगा ही होगा। क्या 4 हो सकता है? जैसे यहाँ पे देखिए इस 4 का मतलब क्या हुआ, 4.1/5 जब भाग कीजिएगा ना तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। क्या 4.2 हो सकता है इसके बीच में? नहीं हो सकता है। तो जैसे ही हम शुरू में ही 4 देखेंगे बोलेंगे नहीं हो सकता। 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 से ही अधिक होगा और 2.64 से ही कम होगा। अब 3 भी नहीं हो सकता। देखिए 3 से अधिक है ये 3.2 हो गया। कितना हो गया? ये 3.2 हो गया। 3.2 ही हो गया ना। आप लोग यहाँ भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 3.2 ही। तो डायरेक्ट हम बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं इसमें। देखिए पूरा बिना पॉइंट में मान निकाले, क्योंकि इसमें 1 था, हो नहीं सकता है। 4 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं, 1 2 वाला ही हो सकता है। 2 एक ऑप्शन है। हाँ 2-3 ऑप्शन मानिए रहता 2 में ही, फिर हम क्या करते हैं उसको भाग करके देखते हैं इसके बीच कौन सा पहुंच रहा है। ठीक है, देखिए 2 वाला तो मानिए ये भी हो सकता है। क्या ये आंसर आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस दोनों से अधिक है, ये बीच का मान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आसान हो गया पेपर, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा इसमें ऐसा है, 2 पॉइंट है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा 500 व्यक्ति, क्वेश्चन अच्छा ही है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। आप लोग अगर वीडियो को रोक के बनाते तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो देखिए। है 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। 500 आदमी डुबकी लगा रहा है। ठीक है, जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। घनाभ का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का आयतन 0.04 मीटर क्यूब है तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आदमी कितना पानी विस्थापित करेगा, कितना पानी विस्थापित करेगा तो जितना उस आदमी का आयतन होगा। लेकिन आदमी पानी जो विस्थापित कर रहा है 0.04, इसका मतलब बोल सकते हैं ये जो दिया हुआ है आदमी का आयतन दिया हुआ है, या फिर जितना पानी विस्थापित कर रहा है उतना ही आदमी का आयतन होगा। 0.04 मीटर क्यूब ये क्या है? आयतन है। ठीक है, अब यही बराबर होगा क्या? ये तालाब में कूदा। ठीक है, तो तालाब का लंबाई भी दिया है 80 मीटर, चौड़ाई भी दिया है 50 मीटर। ठीक है, ये आदमी का है क्या? आयतन, एक आदमी का। ये हम एक आदमी का आयतन निकालने हैं। इसका बात समझिएगा, एक आदमी का आयतन क्या है? इतना है। ठीक है, एक तालाब का लंबाई भी इतना है, चौड़ाई भी इतना है। जैसे ही इसमें 500 आदमी कूदेगा तो इसका ऊंचाई में कुछ वृद्धि हो जाएगा। ऊंचाई में क्या वृद्धि होगा? h वृद्धि होगा, नहीं पता है। लेकिन कब? जब इसमें 500 आदमी कूदेगा तब। एक आदमी भी कूदेगा तो कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। एक आदमी बोला है, एक आदमी का आयतन इतना है, इतना वृद्धि पानी स्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है, कूदता है जब आदमी तब। तो 500 आदमी कूदेगा तो कितना पानी विस्थापित हो जाएगा? कुल इतना पानी होगा या नहीं होगा? आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कुल इतना पानी। एक आदमी का इतना तो 500 आदमी द्वारा इतना, तो कुल 500 आदमी द्वारा पानी इतना विस्थापित होगा। और इस
तालाब का लंबाई चौड़ाई तो दिया था, जैसे ही आदमी कूदेगा तो ऊंचाई भी कुछ बढ़ जाएगा, तो एच हम मान लिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एच का ही मान हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा, देखिए तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, कितना वृद्धि होगा तालाब के जल स्तर में। अब यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो बटा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे 10 बार में, 5 दहे 50, 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8, 20 बार में। तो हाइट बराबर कितना आ जाएगा, 200 उधर जाके बटा हो जाएगा, तो 1/200 हो जाएगा, कितना 1/200। जैसे ही भाग करेंगे तो एक जीरो को छोड़ दीजिए, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, मतलब अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा आ रहा है कि ना, 0.5 और 100 और से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.005, इतना क्या हो जाएगा मीटर। लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सभी हमारा सेंटीमीटर में, क्या है सभी जो ऑप्शन है सेंटीमीटर में है, ये जो हमारा है मीटर में आया हुआ है, ठीक है। इतना में ही 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर बन जाएगा, तो 0.05 हमारा मीटर था, एक हम जब 100 से गुना करेंगे तो हमारा ये सेंटीमीटर 0.05 नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हाँ 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 0.5 सेंटीमीटर। जैसे उसमें 500 आदमी कूदेगा तो उसके जो ऊंचाई में वृद्धि होगा तालाब के जल स्तर में, वो 0.5 सेंटीमीटर का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चाहे तो इसको एक बार रिपीट करके आप लोग देखिए, ये जो हमारा निकला था मीटर में निकला था, लेकिन हमें जो ज्ञात करना था इस क्वेश्चन के थ्रू वो हमारा सेंटीमीटर में ज्ञात करना था, इसलिए हम क्या किए यहाँ पे 100 से गुना करके इसको सेंटीमीटर बना लिए, नहीं तो आंसर हमारा यही होने वाला था, ठीक। लेकिन ऑप्शन ही नहीं था, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में था, तो फिर हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, तो हमारा तो आंसर आप लोग के सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, दो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या होता है जिसके बीच का क्या हो, HCF 1 हो, जिसके बीच का HCF 1 हो, मतलब इस दोनों का HCF हमारा 1 होगा, सह अभाज्य संख्या तो वही होता है, ठीक है। हमें बोला है तो उनका लघुत्तम समापन LCM ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है, को पहला बोला निर्धारित नहीं किया जा सकता, गलत बोल रहा है, क्यों। अब देखिए दो गो जो सह अभाज्य संख्या है उसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसीलिए तो बोलते हैं उसका जो HCF होता है 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो LCM कितना हो जाएगा, तो LCM हमारा अगर सह अभाज्य संख्या A और B है तो उसका जो हमारा LCM होगा वो भी हमारा A गुना B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A गुना B हो जाएगा। बात समझ में आ गया। HCF का बात करता तो HCF 1 होगा, जैसे उनके महत्तम के बराबर होगा क्या LCM नहीं महत्तम के बराबर होगा, ना ही ऐसा होगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात भी कर सकते हैं। क्या होगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा 104 है, तो उसका जो है HCF भी LCM भी हमारा 104 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, इससे बेहतरीन क्लास आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा रहे हैं, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, राजेश जो है आर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, और महेश की बात की जाए तो महेश जो है उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, कुल मिलाकर 350 का भुगतान प्राप्त होता है, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजेश का हिस्सा कुल रुपया कितना मिला है, 350 मिला है, कितना 350। देखिए दो ही आदमी का है तो एक दिन का काम निकालने का जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट हम क्रॉस कर देते तो निकल जाता। लेकिन हम समझा रहे हैं कि आखिर क्रॉस करते क्यों, इसके लिए हम थोड़ा सा लंबा जाएंगे, अभी लंबा नहीं मतलब आसान में ही समझाएंगे। देखिए क्या करते हैं कि पहले कुल काम निकालते हैं, तो वो हमारा LCM आता है, इसका LCM 4 12 ले लिए।
अब राजेश की बात करें तो राजेश है, ये मुकेश है। एक दिन में कितना काम करेगा? राजेश कुल काम को 3 दिन में 4 दिन में करता है, बोला है ना, कुल काम को 4 दिन में, मतलब 4 दिन में 12 काम। तो यहाँ जब काटेंगे तो एक दिन में करेगा राजेश 3 काम। और ये महेश की बात करें तो एक दिन में 4 काम करेगा। मतलब महेश क्या है, एक दिन में 4 काम करता है, ज़्यादा शक्तिशाली या फिर ज़्यादा ताकतवर, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छा शक्ति क्या बोल क्षमता वाला आदमी है। और ये जो है कौन, राजेश कम क्षमता वाला है, क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है। जिसका जितना क्षमता उसको उतना रुपया मिलेगा, उसके अनुसार रुपया मिलता है। इसका क्षमता कम है तो इसको कम रुपया मिलेगा, इसका क्षमता अधिक है तो इसको अधिक रुपया मिलेगा। सेम उसी प्रकार से कुल रुपया कितना मिल रहा है? 350। कुल जो रुपया मिल रहा है वो 350 मिल रहा है। और यहाँ कितना मिल रहा है? अनुपात में इसका कुल रुपया बोल सकते हैं यहाँ पे 4 3 7 अनुपात में, 7 अनुपात में मिल रहा है। एक्चुअल में 350 मिल रहा है। जैसे इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 50। ठीक है, तो हम 1 अनुपात का मान 50 निकाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा ये राजेश का कितना हो जाएगा भुगतान? तो 1 अनुपात का मन 50, तो राजेश तो 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का मन कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 अनुपात का मन 50, तो 4 अनुपात का मन कितना हो जाएगा? तो 4 अनुपात का मन 200 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। तो राजेश का जो हिस्सा हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसको हम इतना यहाँ पे एलसीएम उलसीएम लेके नहीं भी आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। तो एक दिन का ही तो काम निकालना है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि कौन कितना रुपया लेगा, बता सकते हैं ना। तो इसको आप लोग इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, राजेश पूरा काम को करता है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। महेश कितना काम करेगा एक दिन में? 1/3। तो इसी के अनुसार रुपया मिलेगा। तो राजेश करता है 1/4, महेश करता है 1/3। इसको अनुपात में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा, उधर जाएगा, 3:4 हो जाएगा, हो गया 7 अनुपात। देखिए 7 अनुपात। इस प्रकार से डायरेक्ट इतना को में सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, आप लोग उसे भी कर सकते हैं। या फिर क्रॉस करेंगे कि इसका, अब इस दोनों तरीका से याद रखिए। अच्छा से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को हम दूसरा तरीका भी बता सकते हैं। ऐसे 2 तरीका तो हो ही गया, एक ये एक यहाँ पे मिटा के छोटा सा में बताए थे क्रॉस करके। इसका वाला यहाँ जा जाएगा, इसका वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार क्षमता चलता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगता है। समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में उस कार को कितना समय लगेगा? उसको कितना समय लगेगा? ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब बहुत सारा तरीका है, ध्यान से देखिएगा हम कौन सा तरीका को सेलेक्ट करेंगे और फिर दूसरा भी तरीका यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए 30% जब बढ़ा देता है स्पीड, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 3/10। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10। इसका मतलब सामान्य चाल उसका 10 है, नॉर्मल स्पीड बोल सकते हैं एनएस, नॉर्मल स्पीड, एनएस स्पीड ही लिख देते हैं, नॉर्मल स्पीड। और यहाँ पे है बढ़ने के बाद, ठीक है, इंक्रीज्ड स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ स्पीड। अगर नॉर्मल स्पीड नीचे में जाता है वो नॉर्मल आता है, जिसका वजह से सामान्य चाल का बोला है 30% बढ़ा देते हैं। तो 10 उसका अगर सामान्य चाल है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, या यूनिट में मान सकते हैं, किलोमीटर नहीं बोल सकते हैं, तो उसका 10 का 30% का वृद्धि, 3 का वृद्धि करेंगे तो अब उसका जो स्पीड हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। पहले स्पीड अगर 10 था तो अब स्पीड 13 हो जाएगा। अब इसमें दूरी क्या है? समान है क्या? देखिए, तो दूरी का समान बात किया है कि देखिए इतना उसके बाद समान गति से 24 मिनट में कम समय लगता है। समान दूरी को, यहाँ देखिए दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है? दूरी समान को अपनी समान चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी जब भी समान बोल दे, इक्वल दूरी का बात करेगा तो समय, दूरी बराबर, हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट मेन है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है? दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। ठीक है, दूरी तो हमारा सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि चाल जो भी होगा उसका व्युत्क्रमानुपाती समय होता है। चाल का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है। अगर चाल बढ़ रहा है
तो समय क्या होगा, अगर मानिए चाल ज़्यादा है इसका मतलब समय कम होगा, अगर समय ज़्यादा होगा तो चाल कम होगा, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इसको अगर इसका स्पीड अगर 10:13 का अनुपात हम लोग निकाले हैं तो टाइम जो हो जाएगा, टाइम का अनुपात वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 अनुपात नहीं, इसका वाला यहाँ जाएगा 13:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा। ऐसे भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसका स्पीड अगर क्या है कम था तो ये ज़्यादा समय ले रहा होगा। देखिए 13 यूनिट समय ले रहा है, इसका स्पीड ज़्यादा है तो कम समय ले रहा है, 10 यूनिट ले रहा है। ये अगर समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। हम डायरेक्ट अब यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले कितना समय लेता था, बोल सकते हैं समझने के लिए 13 यूनिट, अब कितना ले रहा है 10 यूनिट, तो पहले से कितना कम ले रहा है। जैसे स्पीड बढ़ गया, स्पीड 10 से 13 हुआ तो समय उसका घट गया, कितना घट गया, तो समय में 3 यूनिट की कमी हो गई। कितने, 3। एक्चुअल में समय कितना कम हुआ है, देखते हैं 24 मिनट कम लगता है। तो बोल सकते हैं 3 अनुपात का जो मान है वो 24 मिनट है। कितना, 3 अनुपात का मान 24। यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 8 मिनट आ जाएगा। 1 अनुपात का जो हमारा मान आ जाएगा 8 मिनट आ जाएगा। हमसे पूछा है कि अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। सामान्य चाल तो उसका ये है, उसके द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1 अनुपात का मान 8, तो यहाँ तो सामान्य चाल से लगता है 13 अनुपात में, तो 13 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 13 गुना 8 होगा या नहीं होगा। 1 अनुपात का मान 8 तो 13 अनुपात का 13 गुना 8 मतलब 13 8 104 मिनट। 104 मिनट को हम घंटा और सेकेंड में लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ 104 मिनट घंटा, यहाँ आ गया 104 मिनट। जब से ही घंटा में बदलेंगे तो ये बोल सकते हैं 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 44 मिनट मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 44 मिनट बोल सकते हैं। तो सामान्य जो उसका समय है वहाँ पहुँचने का वो 1 घंटा 44 मिनट है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इतना चीज़ आप लोग को बस समझाएं, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करना है कि पहले 10 लगता था तो अब 13 लगेगा। तो ये क्या स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा, 13 से 10 लगेगा। टाइम में कितना, 3 का कमी, टाइम में कितना 3 का कमी ना, तो एक्चुअल में कितना 24 का कमी हो रहा है। 1 अनुपात का मान 8 आ गया, 8 13 8 104 आंसर डायरेक्ट। तो इतना को भी आंसर निकल सकता है, लेकिन तभी निकलेगा ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोगों को सामने हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रख दिए हैं। कहीं भी दिक्कत अगर हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में हुआ है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का समांतर माध्य क्या होगा। इसका समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य का सिंपल सा क्या तरीका है, सबको जोड़ को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किससे, तो माध्य का माध्य बोले या औसत बोले सेम ही बात है। ठीक है, माध्य बोले या औसत बोले बिल्कुल सेम है, एक ही चीज़ यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या होगा, एक ही चीज़। क्या, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या। कुल आंकड़ों का योग जितना है सबको जोड़ देंगे बटा क्या वो आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 वो संख्या है, लेकिन इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो आखिर किया क्या जाए इसे माध्य निकालने के लिए। आपको लोग को हम बहुत सारा तरीका बताएं माध्य निकालने का, उस तरीका पे भी इसको निकाल सकते हैं। माध्य को कैसे, जो मन करे माध्य को सो मान लेंगे, उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, कुछ भी उसमें भी परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ, और दूसरा भी तरीका है। पहले हम मान लेते हैं जो अपने मन से मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ऑप्शन सब 70 के आसपास है ना, तो मान लेते हैं इसका माध्य जो है हम मान लेते हैं माध्य इसका कितना है, 70 है। इसका जो माध्य है वो मान लिए हम 70 है। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो 70 से कितना अधिक या कितना कम है, तो 70 हम तो माध्य मान लिए हैं, लेकिन ये जो नंबर है वो इससे कितना अधिक है, वो 12 अधिक है। कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। इतना में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम जो माने हैं माध्य कम माने हैं, 70 माने हैं, एक्चुअल में नंबर कितना है, नंबर जो है 12 अधिक है। अगर बात करें नंबर 12 अधिक, हाँ इसका बात करें 60 का, तो ये कितना है, ये इससे 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। ये जो हमारा कितना कम है, 8 कम है। 70 माध्य माने उसके अनुसार चल रहे हैं, 8 कम है। ये कितना कम है, ये जो हमारा है 7 मत कम है। और ये एवरेज से अधिक है ना, कितना अधिक है, अगर इसको देखें तो 8 अधिक है एवरेज से, तो +8 है। और ये एवरेज से हमारा कितना है, 5 अधिक है।
ये जो हमारा है एवरेज से 5 अधिक है, और इसका बात करें तो 16 अधिक है एवरेज से, ये भी 5 अधिक है, और ये हमारा 21 अधिक है, ये एवरेज से 46 है। इस दोनों में अंतर कितना है? 40 20 70, 40 20 70, 40 20 70 होता है ना, नहीं 40 30 70 होता है, 50 20 70 होता है। मतलब ये हमारा जो है 24 का कमी है, कितना 24 कम है। तो ओवरऑल देखते हैं कि कितना कम और कितना अधिक होता है, क्योंकि हम जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। देखिए ये एवरेज जो हम माने उसके अधिक था, ये कम था, ये कोई कम था कोई अधिक था। तो ओवरऑल देखते हैं कि हम जो माने हैं उससे अधिक होगा या कम होगा एवरेज। तो इस टुकड़ा को जोड़ के फटाक से पता कर लेंगे। टुकड़ा को हम जोड़ लेते हैं, जो 12 माइनस में उसको ख़त्म कीजिए। जैसे देखिए हम अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 7 17। देखिए यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे समझिए दूसरा कलर का यूज करते हैं तो माइनस में 7 और यहाँ पे 10 7 17 माइनस में ख़त्म, और प्लस में 12 5 17 जोड़ेंगे तो 0 होगा। और कुछ कटेगा क्या? प्लस में 8 माइनस में 8 खत्म हो जाएगा। और हम जोड़ें तो 16 और 5 21, 16 5 21, और यहाँ भी 21 तो बचेगा 3, माइनस में 3 और बच जाएगा। और इस दोनों को ख़त्म करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18, 21 में से 3 गया 18। मतलब यहाँ पे प्लस में 18 है, मतलब एवरेज जो हम माने हैं उससे 18 अधिक होना चाहिए। 18 नहीं, ये तो एवरेज हम माने हैं ना 70, तो 18 अधिक नहीं होना चाहिए। 18 क्या गो नंबर पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो नंबर पर। तो 10 गो नंबर पर 18 अधिक, मतलब टोटल एक नंबर पर कितना अधिक? 1.8 अधिक। तो हम जो माने हैं उससे 1.8 अधिक होना चाहिए। हम तो 70 माने हैं और उससे कितना होना चाहिए? 1.8 अधिक होना चाहिए। इसका मतलब इसका जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71.8 आ जाएगा। इसका माध्य कितना आ जाएगा? 71.8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल, बी यहाँ पे आंसर, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी हमारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ये बड़ा इसमें नहीं है, जितना मन करे उतना मान लीजिए, जो ऑप्शन दिया उसके आसपास मान सकते हैं। फिर हम घटा बढ़ा के देखेंगे किस में कितना अधिक है और किस में कितना कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेषफल प्राप्त 13 शेषफल बचता हो। ध्यान रहे ये क्वेश्चन सिर्फ मेंस में नहीं प्री में भी आता है, जैसा कि आप लोग जान सकते हैं। बोल सकते हैं कि शिफ्ट बोल सकते हैं स्टेज 1 में भी पूछा गया है। क्या स्टेज 1 में भी पूछा गया एनटीपीसी में, ऐसा नहीं कि स्टेज 2 में ही सिर्फ आता है। एसएससी की बात करें तो एसएससी सीजीएल आप लोग मेंस में देखिएगा 2017 में भी पूछा, लेकिन इससे आसान है कि 9 का ही गुणक उसको चाहिए था, इतना आसान है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए बोलते हैं आप लोगों की हम प्रीवियस ईयर ही लगाइए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत टीचर नहीं भी बता सकता है जब होगा क्लास। कैसे देखिए किस एग्जाम का है, यहाँ आप लोग के सामने ये एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि एनटीपीसी स्टेज 1 का ही है ना, 7 जनवरी का है क्वेश्चन। तो आता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को ये सभी क्वेश्चन का तैयारी करना चाहिए। इसे हम करवाएंगे, क्वेश्चन में टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि अगर हम 18 से भाग देंगे, अगर हम उसी संख्या में 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचता है? 7 बचता है। ठीक है, अगर अब उस संख्या में हम 21 से भाग देंगे तो शेषफल 10 बचता है। अगर वो संख्या में 24 से भाग करते हैं तो शेषफल 13 बचता है। अगर 24 से भाग करते हैं तो शेषफल जो बचता है 13 बचता है। अच्छा, इस सभी का बीच का डिफरेंस कितना है? जो भाग करते हैं और जो शेषफल आता है उसके बीच का डिफरेंस, यहाँ देखें तो 11 है, यहाँ भी हमारा 11 है और यहाँ भी 11 है। जब भी डिफरेंस इक्वल हो, क्या जब भी डिफरेंस इक्वल हो तो हम क्या करते हैं? इसके बीच का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें उस डिफरेंस को घटा देते हैं जो इक्वल है। डिफरेंस को घटाने से क्या होता है? एलसीएम जो आएगा उसमें भाग लग जाएगा 18 से भी पूरा पूरी, 21 से भी पूरा पूरी, 24 से भी पूरा पूरी। कहीं क्वेश्चन एलसीएम वही संख्या है जिसमें हमारा जिसका भी एलसीएम निकालते हैं उससे पूरा पूरी भाग लगता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम 11 घटाएंगे तो 11 घटाने के बाद जब 18 से भाग करेंगे तब जो है शेष बचने लगेगा। 11 21 से करेंगे तो 7 और 24 से करेंगे तो 13 शेषफल बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से बचेगा। लेकिन इतना तो होगा एलसीएम -1, तो एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम 18 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 का मल्टीपल सब है ना, तो 3 गुना लिख सकते हैं हम। 3 गुना 3 दूना 36 18, 3 गुना 2 गुना ये 21 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 18 का हम लिखिए, एलसीएम निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, इसका एलसीएम 21 का क्या हो जाएगा? 3 7 21
और 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 आ गया। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इस दोनों में देखिए 2 हमारा इस दोनों में मिला तो एगो 2 मिल गया। और 4 नहीं मिला कहीं भी, तो 4 गुना 7 या 21 नहीं मिला। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 चौक 24, 24 ही होगा ना। 3 दूना 6 चौक 24, 24 से गुना 21, 21 को जब 24 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 21 चौक 84, 1 42 8 50, 504। इसका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आप लोग देख सकते हैं कि 504 आ चुका है। एलसीएम कितना आ गया, 504। तो 504 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नंबर है वो 23 का मल्टीपल है। जो 23 का बोला है ना कि 23 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए, क्या होगा जिसमें कि 18 से भाग करते हैं तो शेषफल इतना बचता है। जैसे मानिए अगर इस क्वेश्चन में, जैसे अभी एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, इतना ही कि भाग करेंगे मतलब 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 और 13 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंस देख लीजिए इक्वल है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर 11 घटा देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। घट के कितना आ जाएगा, 11 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 493, तो आंसर हो जाता। कब, जब किसी का गुणज नहीं बोला। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है, ये जो संख्या होगा 23 का गुणज होगा, तब जाके उसमें भाग करेंगे तब शेषफल बचेगा। लेकिन 23 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब कहने का डायरेक्टली है कि ये जो संख्या है वो 23 का क्या होगा, गुणज होगा। कितना, 23 का गुणज होगा, तब जो है उसमें अगर हम 11 घटाएंगे तब जो है शेषफल बचने लगेगा। 23 का गुणज का मतलब मान लेते हैं ये 23 का गुणज है के है, के है, ठीक है। मान लेते हैं 23 का गुना जो है के है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसमें जो 23 का मल्टीपल है उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं इस चीज़ को सीखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है मेंस लेवल का भी है, लेकिन पूछा गया है तो करना जरूरी है। तो 504 में क्या कीजिए, 23 से भाग कीजिए। जैसे ही आप लोग 23 से ही 23 का ही गुना चाहिए ना, तो इतना बड़ा मान। अब देखिए, अब क्या ये करना जरूरी है, अगर नहीं करते हैं तो क्या मानिए 1 रख के चेक करेंगे तो कितना लंबा लंबा माना जाएगा। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर हम 11 घटाएंगे तो बहुत लंबा लंबा मान जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन दिख रहा है कि सब 3000 के आसपास है, तो कितना होगा, एक में हमें 500 है, 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। हाँ, तो 3000 पूछ जाएगा, 5 6 के 30 हो गया, और 6 6 के 24, इसमें 11 घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, और 1 और 3 33 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर बी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, आंसर बी। लेकिन इसको निकाले जब बहुत बड़ा बड़ा मान आता है ऐसा क्वेश्चन में कि यहाँ पे आप लोग को नहीं पता चलेगा 6 से गुना होगा कि लंबा लंबा 24 से गुना फिर करना पड़ जाएगा, उस कंडीशन के लिए हमें समझा रहे हैं। आंसर तो निकालने का आप लोग को बहुत पीछे भी एएलपी में भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन अभी ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 23 से हम भाग कर देंगे। 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। यहाँ बच जाएगा 4 और 4 44, 23 के एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 और 2 21। तो क्या लिख सकते हैं, 504 बराबर, 504 बराबर जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 23 ना। 23 को 21 से गुना कर देंगे तो 23 गुना 21 प्लस 21, शेषफल को जोड़ देंगे, ठीक है। शेषफल को जोड़ देंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर अगर देखें तो ये संख्या है कितना, ध्यान समझिएगा। 23 का तो ये मल्टीपल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ लिख ही देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 23 के भी लिख दें, 23 के, या फिर 23 गुना 21 के, 21 के, अब प्लस इसमें भी के देंगे, इसमें भी के देंगे, तभी तो हमारा इतना 504 के पूरेगा। प्लस 21 के, इसमें इतना में 11 घटा देंगे। अब देखिए ये तो हमारा मिल गया कि 23 का गुणज ये इतना गो है। जब इतना गो 23 का गुणज है तो इसको हटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इसको सॉल्व। देखिए इसलिए बोले मान छोटा हो जाता है जब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तब। ऐसे आप लोग को हम निकालने का तरीका बता चुके हैं, टिक भी कर चुके हैं, आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ 1 रख के देखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो भाग लगेगा क्या, 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये 21 में से 11 गया, भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से 23 का मल्टीपल ही तब आंसर निकलेगा। फिर हम 2 रख के चेक करेंगे, कितना रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे। 23, देखिए ये तो इसमें तो 23 से भाग लग ही रहा है, इसीलिए हम इसमें 23 से भाग लगाना चाह रहे हैं, इसलिए सामान रखना चाहते हैं। तो 23 दूना 2 रखेंगे तो जाएगा 21 दूना 42 में से 11 घटाएंगे 23 नहीं पूरेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार चेक कीजिएगा। तो जब 6 रखेंगे तो जाएगा 6 दूना 126, इसमें 11 घटा देंगे, 11 नहीं, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा, हाँ, तो 126 आ गया। 126 जैसे ही आया तो आप लोग अगर देखिएगा, छक्का 6 दूना 12, जब इसमें घटाएंगे तो हमारा ये 5 पुर जाएगा और ये हमारा 11 पुर जाएगा। तो ये जो नंबर पुर गया हमारा 115 पुर गया। 6 जैसे ही रखे तो ये हमारा ये पूरे हमारा क्या आ गया, ये जो पूरे में आ गया हमारा 115 आ गया।
क्या हमारा 115 में भाग लग रहा है 23 से, तो आप बोलिएगा 23 25 115 होता है, 23 से भाग लग रहा है, क्या 23 से भाग लग रहा है। इसका मतलब इसमें तो 23 से भाग लग ही रहा है। इसका और के का मान अगर 6 रख देते हैं तो इससे भी हम इसमें भी हमारा भाग लगने लगेगा, कितना से 23 से। इसका मतलब है कि वह गुना कितना गुणज होगा, 6 गुणज होगा। कितना गुणज होगा, 6 गुणज होगा। किसका, क्वेश्चन में क्या बोला है, 23 का वह गुना, तो कितना 6 गुना होगा। अब यहाँ पे 6 रख के आंसर ज्ञात कर दीजिए। इस मान में क्या करेंगे कि 504 में 6 से गुना कर देंगे और 11 घटा देंगे, करेंगे 6 चौके 24 आ जाएगा, 6 पच्चे 30, 30 24 में 11 जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 30 और 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन इतना आप लोग को हम शुरू में बताया नहीं करना है, जब मान बड़ा हो तब कीजिए, नहीं तो अभी जैसे देखिए 6 रखने से आ रहा है, 7 रखते तो हो जाता कितना, जैसे ही 7 रखते तो मान हो जाता 7 पचे 3500, जबकि 3100 ही है। 5 रखते तो कितना हो जाता, 5 रखते तो पचे 2500 होता है, इसलिए 6 रख के देखे तो हम टिक कर दिए इस प्रकार से, तो टिक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। तो आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नया लाभ प्रतिशत हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, क्या लाभ प्रतिशत कैसे होगा, तो सभी चीज़ यहाँ पे आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन ये भी है। तो हम विक्रय मूल्य के बारे में बोला है, विक्रय मूल्य 50% घट जाता है। जब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू पे हम लोग खेलेंगे, पहले विक्रय मूल्य कुछ होगा, अब जो है विक्रय मूल्य कुछ और होगा, ऐसे बोला है क्वेश्चन। एसपी पहले 1 था तो अब एसपी 2 हो जाएगा, ठीक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। इसका मतलब है कि अगर 2 रुपया पहले था विक्रय मूल्य, मतलब पहले अगर 2 रुपया में बेचता था, 2 रुपया में, तो अब 2 का 50% 1 का कमी कर दिया, अब जो है 1 रुपया में बेचने लगा। क्या रुपया में, 1 रुपया में बेचने लगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य, पहले अगर था 2 तो अब जो हो गया ये 1 हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हुआ, आधा हो गया, घट गया, बोला ना 50% हो गया है, तो हम एक लिख सकते हैं इतना, ठीक है। इसके कारण संख्या में क्या हुआ, 700% बढ़ जाता है। संख्या क्या, पहले अगर जितना भी साइकिल खरीदता था उसका 700% बढ़ गया, तो पहले कितना खरीदता था पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पे अलग देखिए, यहाँ पे पहले 100 साइकिल खरीदता था, अब जो है 700% बढ़ गया, तो 700 बढ़ेगा तो अब 800 खरीदेगा ना, 700 बढ़ गया, दो जीरो से 2 गया, मतलब अनुपात में देखें तो पहले अगर 1 साइकिल खरीदता था तो अब 8, अनुपात में बोल रहे हैं, ये साइकिलों की संख्या ये रेशियो में है, पहले 1 यूनिट खरीदता था तो अब 8 यूनिट साइकिल खरीदने लगा। मतलब अब देखिए ये जो निकला है एक साइकिल का विक्रय मूल्य 2 रुपया, तो एक साइकिल 1 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यहाँ 8 अनुपात में है तो एक साइकिल का एक साइकिल का जो है 1 अनुपात में विक्रय मूल्य है, तो यहाँ तो 8 अनुपात में साइकिल है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुल विक्रय मूल्य 8 हो जाएगा बढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखिए संख्या कितना है नहीं जानते, संख्या हम मान लेते हैं एगो x, संख्या जो सीपी जो है, इसी की संख्या ने सीपी, संख्या का तो अनुपात आ चुका है ना, पहले 1 तो अब 8, सीपी मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या है, x है संख्या, तो कितना अनुपात में संख्या साइकिल खरीदा है, x को, कितना संख्या में क्या को रुपया लगा होगा, 1 साइकिल का x रुपया, तो 1 को साइकिल खरीदा है, यहाँ पे अनुपात में समझने के लिए एक ही अनुपात में खरीदा है, तो कितना एगो का x आ जाएगा। इस पे उसको कितना का लाभ हुआ है, 140 का। अब 140 का कोई चीज़ है x का, तो उस पर 140 का लाभ लेंगे, कितना में बेचेंगे, 240 में 100 जोड़ देंगे, 240/100 में। और एक्चुअल में बेचते कितना में है, तो यहाँ देखिए पहला जो विक्रय मूल्य दिया है 2 में बेचते हैं, 2 अनुपात है, ये सब अनुपात पे खेल है, ठीक है। जैसे ही काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120, 0 से 0 गया, ये काटेंगे तो 6 और ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x का जो मान आ गया वो 5/6 आ गया। x का मान कितना आ गया, ये जो हमारा आ गया 5/6। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, 5/6 तो हमारा ये मान आ गया। अब जो बोला है पहले उसका 40% का लाभ होता था, पहले जो है उसका 140% का, वो तो हमारा सब 140% पे सेटिस्फाई कर दिए, सब मान आ गया। अब जो है वो अब अधिक साइकिल खरीदने लगा है, कितना 8 अनुपात में साइकिल खरीदने लगा है, कितना 8 अनुपात में खरीदने लगा है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो अब जो है क्रय मूल्य पहले x था, कितना 1 अनुपात में साइकिल खरीदता था तो 1 से गुणा कर देते थे,
ठीक है। अब जो है उस साइकिल का जो क्रय मूल्य तो हमारा कितना है 5/6 है। और क्या गो साइकिल है ये 8 गो संख्या है साइकिल का। एगो था तो मानिए 1 से गुना करेंगे तो इतना क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जो है 8 गो संख्या हो गया क्रय मूल्य साइकिल का, तो अब क्रय मूल्य कुल कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4/3 कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20/3 होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, 20/3 क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ कैसे निकालेंगे, अब जब 8 गो हो गया है साइकिल तब तो लाभ क्या होता है, लाभ विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 8 अनुपात में है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना 8 अनुपात में है। देखिए ना कुल विक्रय मूल्य 8 अनुपात में है। क्रय मूल्य 8 गो का कितना है 20/3 है, ये 8 गो का है। ठीक है, 8 गो का कितना आ जाएगा ये 4/20 8 24 24 में से 20 क्या, हाँ 4/3 आ जाएगा विक्रय मूल्य, ये लाभ आ जाएगा कितना 4/3। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत लाभ प्रॉफिट बराबर लाभ गुना 100। लाभ तो 4/3 है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि क्रय मूल्य तो हमें यहाँ पे 8 को का नहीं, ये 5/6 नहीं लेंगे, ये तो 1 का था। 8 का कितना यहाँ पे आ चुका है क्रय मूल्य 20/3, तो 20/3 का मतलब ऊपर में चल जाएगा। 3 से 3 खत्म, 4 5 20, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट जो अब होगा उसे 20% का होगा। कितना 20% का। पहले जितना होता, पहले 140 का होता था, अब उसको 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का था, एक्स बाई मानिएगा तो बहुत बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए इस प्रकार से समझिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। वेतन का अनुपात 4:5 है ए और बी का, ये ए का है, ये बी का इनकम का रेशियो है, ये इनकम का है। तथा ए के वेतन में 10% की वृद्धि, इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है, इसमें 10% का वृद्धि का एरो ऊपर, और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, इसमें जो है 20% का वृद्धि हो रहा है, इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है। तो अब ए के वेतन और बी के वेतन का नया अनुपात, अब अनुपात कितना होगा। अब देखिए वृद्धि करना क्या आसान है, बिल्कुल। यहाँ पे एक 0 लगाते हैं जिससे आसान हो जाए। अब 40 का 10% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब बोलिएगा 40 का 10% कितना होता है, तो बोलिएगा 4 होता है। तो 4 का वृद्धि, तो अब जो उसका दाम हो जाएगा 44 हो जाएगा। अनुपात 50 का 20%, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ इतना 10 होता है, लेकिन निकाल देते हैं। 50 का 20% मतलब 20/100, 20 × 5 100, 5 × 10 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब 10 का वृद्धि हो जाएगा। तो पहले 50 होता था वेतन था, अब हो जाएगा 60, कितना 10 का वृद्धि। तो पूछा अनुपात कितना होगा, जैसे 4 से काटेंगे तो 11:15 आ जाएगा। कितना 11:15 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक्स की आय बाई की आय से 40% कम है, तो बाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। इसको आप लोग को होमवर्क के लिए दे देते हैं हम। होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बहुत करवा चुके हैं ये वाला। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा, कल हम वीडियो में उसका नाम दिखाएंगे। जिस भी विद्यार्थी का ये क्वेश्चन सही होगा, उस विद्यार्थी का कल से हम क्या करेंगे कि उसको वीडियो में उसका नाम दिखाएंगे कमेंट के साथ कि क्या कमेंट किया, उसका आंसर कितना आया हुआ है। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिस भी विद्यार्थी का आंसर पिन भी कर देंगे और कमेंट कर वीडियो में दिखाएंगे भी। थैंक यू।